नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ट्रुथ पर आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल, जिनकी पूरी की पूरी राजनीति आरोपों पर दूसरों को आरोप लगा करके भाग जाने से शुरू हुई थी, उन्होंने एक बार फिर लीकर स्कैम केस की सुनवाई कर रही जज, हाई कोर्ट की जज पर आरोप लगाया। स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया, जिसको परत दर परत स्वर्णकांता शर्मा ने खारिज करते हुए पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल के साथ कि उनके आरोप निराधार हैं और उस केस से रिक्लूज नहीं करेंगी और इस केस की सुनवाई करेंगी। ये मामला अरविंद केजरीवाल स्वयं प्लीड कर रहे थे अदालत में। अब अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड जो है इस सब मामले में बेहतर नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीति जब शुरू की थी तो उन्होंने तब के 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स पर, जिसमें आज उसमें बहुत सारे आज के नेता भी शामिल हैं जो आज उनकी वकालत करते हुए मिल जाएंगे, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग भी शामिल हैं। उन सब पर उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन आरोप जो है वो कहीं खड़े नहीं हुए। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स देने की बात कही थी वो नहीं उन्होंने आज किए। शीला दीक्षित के खिलाफ लगभग उन्होंने 250-350 पेज का प्रूफ उनके पास होने की बात कही थी। शीला दीक्षित अब इस दुनिया में रही नहीं, वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए। प्रणब मुखर्जी के खिलाफ उन्होंने डॉक्यूमेंट देने की बात कही थी, वो राष्ट्रपति बन गए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये केजरीवाल करते रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने जो जस्टिस शर्मा हैं उनके खिलाफ भी आरोप लगाया कि उनको इस केस से हट जाना चाहिए। तो जो तर्क दिया उन्होंने कि कोई जुडिशियल फंक्शन कैन नॉट सरेंडर बाय ए जज, नॉट रेपुटेशन और मियर एप्रीहेंशन। ये एप्रीहेंशन की बात करते हैं केजरीवाल साहब, इनके पास तथ्य नहीं होता है, ये तथ्य को वो करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने अरुण जेटली पर आरोप लगाया था, इन्होंने नितिन गडकरी पर आरोप लगाया था। दोनों लोगों से इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी सुप्रीम कोर्ट में दी। इस तरह के और बहुत सारे मामले हैं जहां पर इस तरह के आरोप लगते हैं। और एक बार फिर जस्टिस शर्मा ने इनका जो आरोप ही था उसको खारिज कर दिया और तर्कों के साथ खारिज कर दिया और अपने आप को केस से अलग करने से मना कर दिया। आज का दूसरा जो विषय है वो आईपैक की पश्चिम बंगाल से विदाई। अब आईपैक जो है वो सबको मालूम है कि आईपैक के ऑफिस में जो छापे पड़े थे उसके बाद से वहाँ पर विवाद शुरू हो गया था। विवाद इसलिए शुरू हो गया था कि आईपैक छापे में मुख्यमंत्री पहुँच गई थी। मुख्यमंत्री के पहुँच जाने के कारण एक फाइल छीन करके भागने के बाद से और विवाद हो गया था। और ईडी का ये आरोप था कि जो है ईडी अब आरोप लगा रही थी कि वो कोल स्कैम की फाइल है और ममता बनर्जी का दूसरा वो था कि नहीं, उसमें उनकी लिस्ट थी। अब वो पुरानी कहानी है। अभी मामला क्या है? अभी मामला ये है कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने टेक्निकल रीज़न से अपना ऑफिस बंद किया है 11 मई तक। लेकिन सूचनाएं जो आ रही है वो ये कि चूँकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, विनेश चंदेल हैं, आईपैक के को फाउंडर हैं कोल स्कैम में, तो अब वो वहाँ से अपना ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। इस बात को ताकत और मिलती है जब तृणमूल कांग्रेस के लोगों का स्टेटमेंट आता है कि जो लोग भी अनएम्प्लॉयड होंगे आईपैक के ऑफिस शिफ्ट होने के कारण, उन सब लोगों को तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं एकोमोडेट करेगी।
अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो सॉल्ट लेक वाले ऑफिस में जहाँ पर पहुँची थी ईडी और उसके बाद ममता बनर्जी पहुंची थी, उसको लेकर के एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति आ गई थी, इसलिए कि सेंट्रल फोर्सेस के साथ सीधे टकराव में नजर आ रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। और इस बात को लेकर के जो ईडी है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी को लताड़ भी लगाई थी और बोला था कि ये मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए, मतलब अनबिकमिंग ऑफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, संवैधानिक संकट जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी। अब ये सारा का सारा मामला किसी न किसी तरह से चुनाव से जोड़ने की कोशिश की गई। आई पैक जो है वो चुनाव प्रबंधन का काम करता है, उसका हर राजनीतिक दल से जुड़ाव रहा है, कांग्रेस से भी, समाज उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से भी, भारतीय जनता पार्टी से तो उन्होंने शुरुआत ही की थी। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो उनका जुड़ाव है और जिसको लेकर के उनको टारगेट किया जा रहा था, उसमें कोल स्कैम का मामला था। और ईडी का आरोप लगाया कि जो कोल स्कैम से जुड़ी हुई वो लेकर के ममता बनर्जी चली गई थी, और किसी भी मुख्यमंत्री को किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके मदद के लिए क्यों आना है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करती रही हैं। ममता बनर्जी शेख शाहजहां के लिए लड़ी हैं। ममता बनर्जी राजीव कुमार जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिनसे सीबीआई पूछताछ करना चाह रही थी, उसके लिए धरने पर बैठ गई थी। तो ये ममता बनर्जी करती रही हैं। बंगाल चुनाव में वोटिंग नज़दीक आती जा रही है। 23 तारीख को और 29 तारीख को मतदान वहाँ होने हैं। तो उसके साथ साथ चुनाव प्रचार भी जोर पर हैं, और आज पहले दौर के चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन वहाँ पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार के लिए डिमांड में हैं। एक बहुत शानदार, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग भाजपा के चुनाव प्रचार की दृष्टि से वीडियो सर्कुलेट हुआ था, सोशल मीडिया पर आया था, जहां पर नेता प्रतिपक्ष, पश्चिम बंगाल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के सामने दंडवत, मतलब पूरी तरह से लेट करके उन्होंने उनको प्रणाम किया था, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उठ करके उन्हें उठाया था और उनका अभिवादन किया था। लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे घुसना शुरू हुई है, और इस बार के चुनाव में वो काफ़ी प्रभावी तरह से काम कर रही है, उन सब के मद्देनज़र, इसलिए कि शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की राजनीति की बात कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे के साथ वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, जय श्री राम का नारा वो हर जगह लगाते रहते हैं, और वो हिंदुत्व की बात करते हैं, खुल के हिंदुत्व की बात करते हैं। उस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ का इस चुनाव में जिस तरह से उनको रैलीज में, जिस तरह से उनको सभाओं में बुलाया जा रहा है और वो पहुंच भी रहे हैं, उनके कार्यक्रम लग रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो प्रभावी भी नज़र आ रहा है। और वो योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर हिंदुत्व की बात करते हुए रह रहे हैं, वो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, वो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो बाबरी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो इस तरह की बात बहुत खुले तौर पर कर रहे हैं, और इसका प्रभाव मतदाताओं पर दिख रहा है, बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ का पिछले कुछ चुनावों के से जो उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रदेशों में जिस तरह से मांग बढ़ी है, उसने उन्हें एक पैन इंडिया नेता के रूप में स्थापित किया है। और अपने प्रदेश में जिस तरह से प्रशासन चलते हैं, बहुत सारे जगहों पर, दिल्ली जैसे प्रदेश में बोला जाता है कि नहीं योगी चाहिए, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है नहीं हमको योगी चाहिए, तो योगी ने अपनी एक अलग छवि बनाई है और इसीलिए उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब
एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज चर्चा की जानी चाहिए कि राघव चड्ढा को पार्टी ने, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से अलग कर दिया है और लगातार एक दूसरे पर, मतलब राघव चड्ढा आक्रामक हैं आम आदमी पार्टी पर और उसका उल्टा आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर। यहाँ तक कि राघव चड्ढा पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो जो अभी आपके नेताओं पर छापेमारी हुई है उनके बाद उसकी सूचनाएं जो हैं वो राघव चड्ढा ने लीक की है बीजेपी और ईडी को। तो ये एक बड़ा मामला है जो उन पर आरोप लगा है। लेकिन ये जो असली मामला है वो ये कि क्या राघव चड्ढा पंजाब चुनाव से पहले भाजपा की शरण में होंगे, भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, और अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो वो पंजाब में आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे भाजपा के पक्ष में। इस तरह की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता और इस तरह की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। और जिस तरह से राघव चड्ढा बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो आम आदमी के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं, उसको देख करके बहुत स्पष्ट लग रहा है कि वो आगे आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। अब दो बहुत महत्वपूर्ण नेता, दो राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, ये दो के दोनों नेता जो हैं वो जिस तरह से आम आदमी पार्टी की कब्र खोदने पर लगे हुए हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है, उसके बाद ये स्पष्ट है कि 2000 अगले साल होने वाले पंजाब के चुनाव में इन दोनों नेताओं से, स्वाति मालीवाल हरियाणा से बिलोंग करती हैं और जो राघव चड्ढा हैं वो पंजाबी हैं, पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। तो ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है जिसको आम आदमी पार्टी फेस करने वाली है 2027 के विधानसभा के चुनाव में। अब उसका प्रभाव क्या होगा ये तो हम उस पर नज़र बना कर रखेंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट्स हैं जो हम आप तक लेके आए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ और बिंदुओं के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।